गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में आज की कक्षा में हम शीत युद्ध के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं। हमने दोनों ही देश, दोनों ही महाशक्तियों के मध्य जो मतभेद थे उनका एक एक करके सभी बिंदुवार जो भी कारण थे उनका स्पष्ट समझने का प्रयास किया, उनका विश्लेषण किया। आज देखेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध की एक जो विकास का जो क्रम है वो आगे बढ़ा, उसको अलग अलग हम चरणों में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज पहले चरण की बात करें जो 1946 से 1953 तक, 1946 से 1953 तक का है। इसमें समझेंगे क्या क्या घटनाक्रम हुआ और दोनों ही महाशक्तियों के मध्य, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, किस प्रकार से इस शीत युद्ध को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है। तो देखिए पहले चरण में देखते हैं हम कि परस्पर भय तथा अविश्वास। भय किनके मध्य है? दोनों शक्तियों के मध्य, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। भय के साथ साथ अविश्वास, विश्वास बिल्कुल ही खत्म हो गया। यानी सोवियत संघ और अमेरिका परस्पर कट्टर आलोचक हो गए एक दूसरे के, एक दूसरे को फूटी आंखों से देखना पसंद नहीं, भयंकर रूप से अविश्वास, लेकिन साथ ही साथ भय भी पैदा हो गया। भय इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक जिस प्रकार से जापान पर परमाणु बम गिराए और परमाणु बम गिरा के अपने आप को सर्वोच्च शक्ति साबित करने के जो काम किया जा रहा था, इससे सोवियत संघ में तत्कालीन समय में एक भय भी पैदा हो गया था, कहीं मेरे खिलाफ ही प्रयोग न करें। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए, आलोचक बन गए तथा विभिन्न विषयों पर मतभेद के कारण एक दूसरे के प्रति अविश्वास भी पैदा हो गया। अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी घटनाक्रम हो रहा था उन सभी के प्रति इन दोनों के मध्य अलग अलग अपने विचार थे, अलग अलग मत था। जब मत अलग हैं, विचार अलग हैं, तो उनमें कभी मित्रता तो कायम हो ही नहीं सकती थी। तो समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर में एक दूसरे के प्रति भय और अविश्वास का दौर शुरू हो गया, जो उनको खींचता ही रहा, लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही। तो समझ सकते हैं कि पहले चरण में कि शुरुआत से ही दोनों महाशक्तियों के मध्य आपसी भय और अविश्वास का दौर शुरू हो गया। पहला ये समझा जाता है। दूसरा, दोनों की परस्पर विरोधी विचारधारा है। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ है वो साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादक, उसका पोषक था। वहीं अमेरिका है जो पूंजीवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा का पोषक है। दोनों विचारधारा एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। दोनों बिल्कुल विचार कहीं तारतम्यता नहीं है, कहीं उनमें समानता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहने के तात्पर्य लोकतंत्र बनाम साम्यवाद। पूंजीवादी विचारधारा है वो लोकतंत्र के शासन को सर्वोच्च स्थान देते हुए उस पर अपना विश्वास करता है, उस पर यकीन करता है और उसको लेकर ही चलता है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा है वो साम्यवाद में यकीन करती है, यानी वर्ग विहीन, राज्य विहीन विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा। तो लोकतंत्र बनाम साम्यवाद। दूसरा ये भी समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता बनाम निरंकुशता। अब सोचिए आप कि जो भी पूंजीवादी राष्ट्र अर्थात उदारवादी राष्ट्र होते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को जो चाहे वो करने दो, क्योंकि उसकी अपनी स्वतंत्रता है। उसकी स्वतंत्रता का हनन किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, यहाँ की राज्य द्वारा भी उसकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं किया जा सकता है। उसके अपने जीवन का सर्वांगीण विकास, अपने जीवन का चहुमुखी विकास के लिए उसको स्वतंत्रता दो। खुले वातावरण में, खुले आसमान में उसको उड़ने दो, पूरी स्वतंत्रता देता है और ये केवल उदारवादी विचारधारा में संभव है। वहीं अपन देखते हैं साम्यवाद में पूरी तरह से सर्वाधिकार की तानाशाही, यानी वो निरंकुशता की ओर बढ़ने वाली है। सब कुछ शक्तियां एक स्थान में केंद्रित में यकीन करने वाली है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं में कहीं पर भी तारतम्यता, कहीं भी समीपता नहीं दिखाई देती है। दोनों विपरीत दिशा की ओर जा रही हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं पर सवार होकर इन दोनों ही महाशक्तियों के मध्य ऐसा तनाव बढ़ा, ऐसे भयंकर रूप से अविश्वास पैदा हुआ कि विश्व के लिए, शांति के लिए खतरा पैदा हो गया ये दोनों। ठीक है, तो इन्होंने मतलब क्या किया कि इन दोनों विचारधाराओं से प्रेरित होकर एक दूसरे के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए इन्होंने नीतियाँ बनानी शुरू कर दी।
यदि सोवियत संघ को लगा कि मुझे अमेरिका से खतरा है, अमेरिका को लगा मुझे सोवियत संघ से खतरा है, तो उन्होंने किस प्रकार से एक दूसरे को काउंटर करें, कैसे रोका जा सके, कैसे उसको सीमित किया जा सके। तो जो जिस प्रकार की नीतियां हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम हैं, उनको सब कुछ करने का काम शुरू कर दिया। तो समझ सकते हैं इन दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं ने इस शीत युद्ध में उग्रता लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ से कि समझ सकते हैं कि सभी प्रमुख कारणों में विचारधारा एक प्रमुख कारण के रूप में उभर कर सामने आती है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण एक इस शीत युद्ध के बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। यही नहीं, सबसे बड़ बोलेपन चर्चिल। अब चर्चिल ने जो फुलटन में जो भाषण दिया, माना तो ये जाता है कि उसी दिन से ये शीत युद्ध की प्रारंभ हो गया था। देखो 5 मार्च 1946 का दिन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चर्चिल का फुलटन भाषण कब दिया गया था, तो फुलटन एक जगह का नाम है। तो आप देखेंगे कि 5 मार्च 1946 चर्चिल ने साम्यवाद से खतरे संबंधी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया। चर्चिल ने ये स्पष्ट किया कि साम्यवाद आज हमारे दुनिया के लिए किस प्रकार से खतरा बना हुआ है, इसको कैसे रोका जा सकता है और इस खतरे को कैसे समाप्त किया जाए और इस खतरे से आगामी क्या परिणाम होंगे, इन सभी को एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में साम्यवाद को उन्होंने प्रस्तुत किया सबके सामने कि जो भी ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, साम्यवादी विचारधारा है, ये हम सभी के लिए खतरा साबित हो सकती है। इन्होंने कहा कि सोवियत रूस की पाशविकता के विरुद्ध युद्धोत्तर संघर्ष अनिवार्य है। मतलब सोवियत रूस मतलब वो सोवियत संघ, इसकी पाशविकता, अब पाशविकता समझ सकते हो, क्रूर, दमन, पशुतुल्य, बहुत बदतर स्थिति। अब इसके विरुद्ध युद्ध के बाद भी संघर्ष अनिवार्य है। युद्ध कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी हमें संघर्ष करना अनिवार्य है। किसके विरुद्ध? सोवियत संघ के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इसकी जो विचारधारा है, कौन सी? साम्यवादी विचारधारा, ये बहुत ही खतरनाक एक बीमारी की तरह है। इसकी जो प्रकृति है बहुत ही पाशविक है, बहुत ही दानवी है। इसको रोकना किसी भी हालत में जरूरी होगा। ठीक है, इसलिए हम सबको, दुनिया को एक होना पड़ेगा, दुनिया की शक्तियों को एक होना पड़ेगा इस पाशविक शक्ति के खिलाफ, नहीं तो ये हमारा सबका अस्तित्व मिटा सकती है। इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करना। अब दुनिया द्वितीय विश्व से निकली थी, अलग थलग पड़ गई, टूट गई, बिखर गई, बर्बाद हो गई, फिर भी चर्चिल के मुंह से इस प्रकार के शब्द कि सोवियत रूस की पाशविकता के विरुद्ध युद्धोत्तर संघर्ष अनिवार्य है, ये शब्द किसी बहुत बड़े सम्मेलन में कहना, तो आप समझ सकते हो कि सोवियत संघ इस बात को किस प्रकार से ले रहा है, अमेरिका इस बात का किस प्रकार से समर्थन कर रहा है। और यही इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि सोवियत संघ तो केवल एक ही भाषा समझता है और वह है शक्ति की भाषा। इसको मनाने से, समझाने से और कोई तरीका, किसी प्रकार का शांति सद्भाव वाला तो है ही नहीं तरीका। इसका तो एक ही तरीका है कि इसके ऊपर शक्ति का प्रयोग करो और हम सब मिलकर शक्ति के द्वारा इसको दबाएं, उसको समाप्त करें, नहीं तो हम पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे में बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया का खतरा हम एक देश के आधार पर कैसे बढ़ने दें, इसको रोकना होगा। इस प्रकार देखो, इतने तीव्र हमले किए फुलटन में चर्चिल के द्वारा, और यहीं तक नहीं रुके। क्या कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को रोकना चाहिए। अब ये तानाशाही का स्वरूप कौन सा? साम्यवादी, जो सोवियत संघ में चला आ रहा था। तो कि दुनिया को इस तानाशाही के स्वरूप से बचना ही होगा और इसके लिए यथासंभव जो कुछ भी होगा हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी उग्रता लिए हुए फुलटन में जिस प्रकार से चर्चिल ने कहा, इससे अब सोवियत संघ बिल्कुल सह नहीं पाया और सोवियत संघ के द्वारा भयंकर रूप से तरीके से आगे बढ़कर इसके खिलाफ बहुत बड़े ज़बरदस्त अपने विरोधी कदम उठाए। और यही नहीं, इनके खिलाफ जो भी नीतियां बनानी आवश्यक समझी, वो नीतियां अपनाई और इसको बहुत बड़ी उग्रता की ओर लाने में भूमिका निभाती है। ठीक है, दूसरा एक और बात और स्पष्ट करते हैं चर्चिल। क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने तथा ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्लो अमेरिकी गठबंधन की मांग की। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वतंत्रता जो एक बहुत बड़ा आदर्श है, वो एक उदारवादी, एक पूंजीवादी राष्ट्रों में पाई जाती है। साम्यवादी राष्ट्रों में स्वतंत्रता पर बल नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता को हमेशा के लिए, यानी स्वतंत्रता का दिया हमेशा के लिए रखने के लिए
तथा हमारी ईसाई सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाना होगा। और वो गठबंधन क्या होगा? इस पाश्विक दुनिया, इस पाश्विक विचारधारा, इस सोवियत संघ दानवीय प्रवृत्ति पर रोक लगाने का काम करेगा, हमारी सुरक्षा और उस पर नियंत्रित करने के लिए एक हमें जितना जल्दी हो सके आंग्लो अमेरिकी गठबंधन बनाया जाए। आप देखेंगे इस चर्चिल के फुलटन भाषण ने दोनों महाशक्तियों के मध्य एक प्रकार से शीत युद्ध को प्रारंभ करने में आग में घी की तरह काम किया। बेहद तीव्रता के साथ ये इसकी शुरुआत हो गई, भयंकर रूप से। आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से आप जो इन शब्दों का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से सोवियत संघ को चर्चिल ने ललकारा है, सोवियत संघ पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिस प्रकार के चरित्र से उसको संबोधित किया है, तो आप इन सब उपरोक्त के आधार पर कह सकते हैं कि अब शीत युद्ध बहुत ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। और पश्चिम के द्वारा जिस प्रकार से सोवियत संघ के खिलाफ नित्य नए आक्रमण हो रहे हैं, केवल बोलकर, केवल आरोप लगाकर, जो एक स्नायु युद्ध, एक मस्तिष्क युद्ध जिसको कहते हैं, उसकी जबरदस्त तरीके से शुरुआत हो रही है। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं प्रथम चरण में कि अमेरिका के द्वारा अलगाववाद की नीति का अंत, सबसे बड़ा घटनाक्रम। आपको पता है अमेरिका जुलाई 1776 में स्वतंत्र हुआ था, 4 जुलाई को। तब से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक अमेरिका अपने आप को आइसोलेट की भूमिका में रखा। आइसोलेट समझते हो? अलगाव। दुनिया में क्या हो रहा है वो होने दो, बैठे बैठे देखते रहो, सब परिस्थिति को भांपते रहो, समझते रहो और दिमाग में सब गेम खेलते रहो। आप देखेंगे, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, ये कहता है कि बिना तैयारी से कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं कूदना चाहिए। जब तक हम इतने मजबूत सक्षम न हो जाएं, हम राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाएं, हम आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो जाएं, हम सामरिक दृष्टि से मजबूत हो जाएं, हम सैनिक दृष्टि से मजबूत हो जाएं, हम तकनीकी दृष्टि से मजबूत हो जाएं, हमारा ऐसा कोई भी क्षेत्र न हो वहाँ पर हम कमज़ोर हों। कूटनीतिक क्षेत्र में, लीडरशिप में, हर चीज़ में अपने आप को नंबर 1, जितने भी सेगमेंट, जितने भी एरिया, जितने भी आयाम हैं, सब में अमेरिका नंबर 1 बन जाए। उसके बाद में अमेरिका दुनिया के सामने आता है, वो दुनिया को बताता है कि मैं क्या चीज़ है। इसका ये मानना था कि अगर मैं बिना तैयारी के और कमजोरी के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर मैं अपनी भूमिका निभाता हूँ या कूद जाता हूँ, तो फिर मेरा कोई भी प्रभाव नहीं बढ़ेगा और मैं कमजोर राज्य की तरह खड़ा हो जाऊँगा। इसलिए आप देखते हैं कि इनकी दूरगामी या दूरदृष्टि सोच को देखते हुए आप समझिए कि किस प्रकार से इतने लंबे समय तक अमेरिका बिल्कुल अलग थलग रहता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अमेरिका है वो पूरी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो पूरी यूरोप केंद्रित रहती है। यानी यूरोप की जो शक्तियां हैं वो ही पूरे विश्व पर सब कुछ अपना शासन चलाने का काम करती हैं, पूरा प्रभाव रखती है, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जो जिस किसी प्रकार का सब कुछ करती है। लेकिन जो ये विश्व युद्ध समाप्त होता है, अमेरिका अपनी अलगाववाद की नीति का परित्याग कर यूरोप तथा दूसरे स्थानों पर फैले शक्ति शून्य को भरने का निर्णय करता है। क्योंकि यूरोप में शक्ति शून्य इसलिए हो गया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सब बर्बाद हो चुके थे, कंगाल हो चुके थे, किसी अपने पैरों पे खड़े होने लायक नहीं थे, इतने बर्बाद हो चुके थे कि अपना देश चलाना संभव नहीं रहा, तो अपने क्या चलाएंगे। और दूसरा, इन जितनी भी दुनिया में, तीसरी दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों में जो भी अपने उपनिवेश थे उनको धीरे धीरे करके यूरोपीय शक्तियों ने स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। तो दुनिया में नए राष्ट्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जो महाशक्तियाँ एक ज़माने में थी वो अब कमज़ोर इतनी हो गई थी कि अब वो दुनिया के सामने ताकत नहीं जता सकती थी। इसलिए हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चिंतक कहते हैं कि अब यूरोप का समय गया, यूरोप का समय लद गया, अब वो जमाना था वो चला गया। अब जब इस प्रकार की शक्ति शून्यता पैदा हुई एशिया में, अपने यूरोप में, तो अमेरिका ने सोचा ये अच्छा मौका है कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हो सकता है इस पूरे क्षेत्र पर पूरा दबाव सोवियत संघ का हो जाएगा।
और सोवियत संघ जानी दुश्मन, साम्यवादी विचारधारा बिल्कुल ये यूरोपीय देश और अमेरिकी देश तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये एक प्रकार की तानाशाही निरंकुशतावादी समझते थे, ये और लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता का कट्टर दुश्मन। तो इनको बिल्कुल ये स्वीकार नहीं था कि इन क्षेत्र में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़े और सोवियत संघ का पूरे विश्व में वर्चस्व स्थापित हो, सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो। ये अमेरिका किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने अलगाववाद, अपने आइसोलेट की नीति को त्याग करके जहाँ जहाँ शक्ति शून्य है, जहाँ पर जो शक्तियाँ पहले थी अब वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी, तो वहाँ पर उस शक्ति शून्य को भरने के लिए आगे बढ़ी और उसने ये निर्णय कर लिया कि अब मैं कुछ भी हो जाए, जहाँ कोई नहीं है वहाँ मैं जाऊँगा और अपनी पूरी शक्ति, अपनी साजो सामान, अपनी तकनीकी, अपनी सैनिक, अपनी राजनीतिक, अपनी आर्थिक सब शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा हो गया। अब अमेरिका इस प्रकार से जताने लगा कि अब हमें विश्व में जो भी घटनाक्रम होगा उससे अमेरिका प्रभावित होता है और अमेरिका को बिना पूछे, अमेरिका की बिना भूमिका निभाई दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से अपनी भूमिका बढ़ाने का, अपनी पंचगिरी करने का पूरा काम शुरू कर देता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि इस पहले चरण में अमेरिका के द्वारा जो अलगाववाद की नीति थी उसका परित्याग करके ये पूरे सामने आता है। अब एक बड़ी चीज़ समझते हैं। तत्कालीन समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन ने एक सिद्धांत दिया जिसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में हमेशा पूछा जाता है। अब क्या है ट्रूमैन सिद्धांत, समझते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी प्रश्न है, हमेशा छोटे प्रश्नों में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। एक ट्रूमैन और दूसरा मार्शल योजना, इसलिए आप दोनों ही टॉपिक को अच्छे ढंग से समझना है। पहले समझते हैं ट्रूमैन सिद्धांत को। देखो ट्रूमैन सिद्धांत क्या है। 12 मार्च 1947, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1947, 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने क्या घोषणा की। उसने घोषणा ये की कि वह साम्यवाद का प्रसार रोकेगा। 12 मार्च 1947 को उसने पूरी घोषणा की कि दुनिया में जहाँ कहीं भी साम्यवाद का प्रचार होगा मैं उसके आगे आ जाऊँगा। साम्यवाद को प्रचार करना मेरी विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साम्यवाद को प्रचार रोकने के लिए जो कुछ भी करेगा बिल्कुल अमेरिका कदम उठाएगा। इस नीति के तहत इन्होंने क्या कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रामक कार्य होगा वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वे रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। अब सोचो, अमेरिका अपने देश से बाहर निकल कर पूरी दुनिया के लिए वो आज महत्वपूर्ण ताकत के रूप में कहता है कि इस दुनिया में जहाँ कहीं भी चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शांति भंग करने का काम किया जाएगा किसी के द्वारा भी, तो ये समझ लिया जाएगा कि ये किसके लिए हुआ है, ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा। यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी शांति भंग की कोई भी काम होगा तो ये अमेरिका की सुरक्षा के लिए संकट माना जाएगा और अमेरिका उसके लिए जो भी उपयुक्त समझे वो कार्रवाई करेगा, रोकने का पूरा प्रयत्न करेगा। अब सोचो आप बात, कहाँ से निकलकर कहाँ तक पहुँच गया। और इस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ने इतने शीत युद्ध को बढ़ाने में जबरदस्त तरीके से काम किया है कि वहाँ पर अमेरिका किस प्रकार से अपनी भूमिका बढ़ाए। तो आप समझ लीजिए, एक ही शब्द में कहूँ कि ट्रूमैन सिद्धांत क्या था। ट्रूमैन सिद्धांत यह था कि दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रामक कार्य होगा वहाँ संयुक्त राज्य की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और उसे रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगी। अब उसका प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता था। वो ये चाहता था कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कुछ भी होता है वह अमेरिका आएगा। इसके लिए ट्रूमैन ने यूनान, टर्की, ईरान को साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने के लिए ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया। अब देखो, जितने सोवियत संघ के जो पड़ोसी राज्य थे जैसे यूनान है, तुर्की है, ईरान है, इनको साम्यवादी ग्रुप में या खेमे में जाने से रोकने के लिए कहा कि आप क्यों जा रहे हो, अगर तुम्हें सहायता चाहिए, आर्थिक सहायता जो भी तो मैं दूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, उसके साथ मत जाइए। इनको रोकने के लिए उन्होंने पूरी आर्थिक सहायता का निर्णय कर दिया। अब उसने इस प्रकार से तय कर लिया कि कुछ भी हो, सहायता देकर किसी भी प्रकार हस्तक्षेप करके अपना दबदबा कायम रखो।
ट्रूमैन ने कहा कि विश्व की स्वतंत्र जनताएं अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रही है। यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समूचे विश्व में शांति खतरे में पड़ जाएगी और हम नीचे ही अपने स्वयं के राष्ट्र के कल्याण को संकट में डाल देंगे। अब उन्होंने क्या कह दिया कि अब हमारा कद छोटा नहीं है, हमारा कद बहुत बड़ा है। दुनिया की जो भी स्वतंत्र जनता है हमारी तरफ एक टक नजर रखे हुए देख रही है। वो जनता अपनी स्वाधीनता को बनाए रखना चाहती है और हमारी तरफ देख रही है, आशा भरी निगाहों से हमारी तरफ देख रही है। और अगर हमने भी अब गलती कर ली तो दुनिया, पूरी विश्व की शांति है वो खतरे में पड़ जाएगी और हम बिल्कुल ये तय है कि अपने स्वयं के राष्ट्र को भी खतरे में डाल देंगे। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए कुछ कदम उठाएं। ट्रूमैन सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति तथा उसकी भूमिका को नियंत्रित करने का पूरा काम किया गया था, या नियंत्रित करने के लिए ही ट्रूमैन सिद्धांत लाया गया। इसका उद्देश्य साम्यवाद को नियंत्रित करना और सोवियत संघ के विस्तार के प्रयत्नों को रोकना था। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ट्रूमैन सिद्धांत का क्या उद्देश्य क्या था, यही था कि सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति और भूमिका को नियंत्रित करें तथा साम्यवाद को नियंत्रित करते हुए तथा सोवियत संघ के विस्तार को भी कैसे रोका जा सके। ये मूल मंतव्य था इसका, ट्रूमैन सिद्धांत का। इसलिए आपको ट्रूमैन सिद्धांत अच्छे ढंग से समझना है और इसको हमेशा के लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। ठीक है, तो ये था ट्रूमैन सिद्धांत।